हेलो एस्पिरेंट्स, आज का ये वीडियो एक कंप्लीट वन शॉट रिवीजन है जो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशली स्पेक्ट्रम का क्रक्स कवर करेगा। ये वीडियो सिर्फ सरफेस लेवल समरी नहीं है, इसमें फैक्चुअल क्लैरिटी भी मिलेगी और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी। यानी प्रीलिम्स के ट्रिकी फैक्चुअल क्वेश्चंस हों या कंसेप्चुअल लिंकिंग वाले सवाल, दोनों यहाँ से स्ट्रांग होंगे। चाहे आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये कंटेंट आपको डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच देगा। इस वीडियो को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप इंपॉर्टेंट एक्ट्स, मूवमेंट्स, पर्सनैलिटीज़, कॉजेज़, कॉन्सिक्वेंसेस सब कुछ एक लॉजिकल फ्लो में समझ सको। सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, ये कंटेंट स्पेशली यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स और बाकी एग्जाम को ध्यान में रखकर क्राफ्ट किया गया है। यहाँ एनालिसिस मिलेगा, लिंकेज मिलेगा और आंसर राइटिंग के लिए रेडीमेड फ्रेमवर्क मिलेगा। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को एक बार में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और स्पेक्ट्रम को स्मार्ट तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट एग्जाम फोकस्ड वन शॉट रिवीजन। 1857 से पहले की कहानी हम आगे कवर करेंगे। पहले अभी हम समझते हैं 1857 के रिवोल्ट का इमीडिएट कॉज, यानी वो सीधी घटना जिससे कांति फूट पड़ी। 1857 का विद्रोह आखिरकार ग्रीस्ड कार्टिजेस के इंसिडेंट पर फूट पड़ा। एक अफवाह फैली कि नई एनफील्ड राइफल के कार्टिजेस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। इन राइफल्स को लोड करने से पहले सिपाहियों को कार्टिज का पेपर दांतों से काटना पड़ता था। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं हर्ट हुईं। हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र थी और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर अपवित्र माना जाता था, इसलिए दोनों ने इन कार्टिजेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बाद में सिचुएशन सुधारने की कोशिश की और उन कार्टिजेस को वापस ले लिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था और कई जगहों पर असंतोष फैल चुका था। मार्च 1857 में बैरकपुर के एक सिपाही मंगल पांडे ने कार्टिज यूज करने से इनकार कर दिया और अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर हमला कर दिया। उन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इसके बाद 9 मई 1857 को मीरठ में 85 सिपाहियों ने नए राइफल्स का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उन्हें कोर्ट मार्शल करके 10 साल की सजा दी गई। यही घटना अगले दिन 10 मई 1857 को मीरठ में खुले विद्रोह का तुरंत कारण बनी, जिससे 1857 की बड़ी क्रांति शुरू हो गई। आज हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के इकोनॉमिक कॉजेस को सिंपल इंग्लिश में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड्स। ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम में बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था। टैक्स इतना ज्यादा होता था कि कभी-कभी आधी फसल के बराबर देना पड़ता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पेमेंट कैश में करनी होती थी, चाहे फसल खराबी क्यों ना हो। इस वजह से पेजेंट्स को मनी लेंडर्स से उधार लेना पड़ता था। धीरे धीरे वो कर्ज में डूब गए और अपनी जमीन भी खो बैठे। दूसरा पॉइंट है जमींदार और ताल्लुकदार्स का डिस्प्लेसमेंट। ब्रिटिश एनेक्सेशन पॉलिसीज के बाद कई ट्रेडिशनल लैंड होल्डर्स को हटा दिया गया। खासकर अवध जैसे रीजन्स में ताल्लुकदार्स की एस्टेट्स जब्त कर ली गई। इससे उनका इनकम, पावर और सोशल स्टेटस सब चला गया। नेचुरली वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ हो गए। तीसरा पॉइंट है आर्टिजन्स का रूइन। ब्रिटिश ने इंडिया में चीप मशीन मेड गुड्स भेजने शुरू कर दिए। इससे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत नुकसान हुआ। वीवर्स, क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स का काम खत्म हो गया। बहुत लोग बेरोजगार हो गए और गरीबी में जीने लगे। चौथा पॉइंट है कमर्शलाइजेशन और इंडेटेडनेस। पेजेंट्स को कैश क्रॉप्स जैसे इंडिगो और कॉटन उगाने के लिए मजबूर किया गया। इससे उनकी फूड सिक्योरिटी कम हो गई। उनकी मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंसी बढ़ गई। कर्ज ना चुका पाने की वजह से कई लोगों ने अपनी जमीन खो दी। पांचवा पॉइंट है लॉस ऑफ रॉयल पेट्रनेज। ब्रिटिश एनेक्सेशंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसी से कई रूलर्स हटा दिए गए। जब कोर्ट्स बंद हुए तो सोल्जर्स, आर्टिजन्स और ऑफिशियल्स की नौकरी चली गई। इससे एक बड़ा बेरोजगार और नाराज समूह तैयार हो गया। अब समझते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स रिवोल्ट में क्यों जुड़े। पेजेंट्स इसलिए जुड़े क्योंकि उन पर हाई टैक्सेस, कर्ज और लैंड लॉस का प्रेशर था। आर्टिजन्स जुड़े क्योंकि उनका काम खत्म हो गया था और वो बेरोजगार हो गए थे। जमींदार्स और ताल्लुकदार्स जुड़े क्योंकि उनकी एस्टेट्स और अथॉरिटी छीन ली गई थी।
कंक्लूजन ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स को सफ़र करने पर मजबूर किया। ये कॉमन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ही था जिसने पेजेंट्स, आर्टिजन्स और जमींदार्स को एक साथ लाकर 1857 के रिवोल्ट में जोड़ दिया। आज हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज को सिंपल में समझेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेज। पहला पॉइंट है अग्रेसिव एनेक्सेशन पॉलिसीज। ब्रिटिश ने कई इंडियन स्टेट्स को अपने कंट्रोल में लेने के लिए अलग अलग पॉलिसीज यूज की। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और वॉर्स के थ्रू कई रियासतों को एनेक्स कर लिया गया। इससे बहुत से रूलर्स और प्रिंसेस अपनी पावर, पेंशन और प्रेस्टीज खो बैठे। उनके अंदर ब्रिटिश रूल के खिलाफ गुस्सा और असुरक्षा की भावना बढ़ गई। दूसरा पॉलिटिकल कॉज है अवध का एनेक्सेशन 1856 में। ब्रिटिश ने अवध के नवाब पर मिस रूल का आरोप लगाया और स्टेट को अपने कंट्रोल में ले लिया। अवध सिर्फ एक रियासत नहीं थी, बल्कि एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सेंटर था। एनेक्सेशन के बाद हजारों ताल्लुकदार्स, सोल्जर्स और कोर्ट ऑफिशियल्स की नौकरी चली गई। इससे वहां के लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष फैल गया। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज पर। सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था इंडियंस का हायर पोस्ट से एक्सक्लूजन। ब्रिटिश ने सिविल और मिलिट्री के हाई पोजीशंस सिर्फ यूरोपियंस के लिए रिजर्व रखे। इंडियंस को ऊंची पोस्ट्स पर मौका नहीं मिलता था, उन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था और गवर्नेंस में उनकी कोई रियल पार्टिसिपेशन नहीं थी। तो शॉर्ट में समझें, पॉलिटिकल एनेक्सेशंस ने रूलर्स और नोबल्स को नाराज किया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिमिनेशन ने इंडियंस को अपमानित और असंतुष्ट किया। ये सब मिलकर रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। आज हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिलीजियस कॉजेस को सिंपल इंग्लिश में समझेंगे। सबसे पहला कॉज था फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन का डर। उस टाइम पर बहुत से इंडियंस को लगता था कि ब्रिटिश उन्हें जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज बढ़ रही थीं और कई जगह उन्हें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा था। इस वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज में शंका और डर का माहौल बन गया। दूसरा कॉज था सोशल और रिलीजियस कस्टम्स में इंटरफेरेंस। ब्रिटिश ने कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए, जैसे सती प्रथा का अबॉलिशन और विडो रीमैरिज को लीगल बनाना, लेकिन उस समय कई लोगों ने इन रिफॉर्म्स को अपनी परंपराओं में दखल के रूप में देखा। लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिश धीरे धीरे उनकी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर देंगे। तीसरा और सबसे तुरंत रिलीजियस ट्रिगर था ग्रीस्ड कार्ट्रिजेज इशू। नई एनफील्ड राइफल के कार्ट्रिजेस के बारे में अफवाह फैल गई कि उन पर काऊ और पिग फैट लगा हुआ है। कार्ट्रिज को यूज करने से पहले सिपाहियों को उसे दांत से खोलना पड़ता था। ये हिंदू सिपाहियों के लिए प्रॉब्लम थी क्योंकि काऊ उनके लिए पवित्र होती है, और मुस्लिम सिपाहियों के लिए भी प्रॉब्लम थी क्योंकि पिग उनके लिए अपवित्र माना जाता है। इस वजह से सिपाहियों में भारी गुस्सा फैल गया और ये रिवोल्ट का तुरंत रिलीजियस ट्रिगर बन गया। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट लॉ भी था, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1850। इस लॉ के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता था तो भी उसे अपने परिवार की प्रॉपर्टी पर अधिकार मिलता था। इंडियंस ने इसे एक ऐसी पॉलिसी के रूप में देखा जो कन्वर्जन को बढ़ावा देती है। इससे ब्रिटिश रूल के प्रति शंका और गुस्सा और बढ़ गया। तो शॉर्ट में समझे, रिलीजियस कन्वर्जन का डर, सोशल कस्टम्स में दखल और ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस का इशू, ये सब मिलकर रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिलीजियस कॉजेज बने। अब हम समझेंगे कि सिपॉइज क्यों नाराज हुए, रिवोल्ट का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या था और अलग अलग लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहा। सबसे पहले सिपॉइज के नाराज होने के 4 मुख्य कारण। पहला था ग्रीस्ड कार्ट्रिज इशू। नई एनफील्ड राइफल के कार्ट्रिजेस के बारे में अफवाह फैली कि उन पर काओ और पिग फैट लगा हुआ है। कार्ट्रिज को यूज करने से पहले सिपाहियों को उसे दांत से खोलना पड़ता था। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपॉइज के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाता था। इससे आर्मी के अंदर भारी असंतोष फैल गया। दूसरा कारण था लो पे और अलाउंसेस। इंडियन सिपॉइज को यूरोपियन सोल्जर्स से कम सैलरी मिलती थी। जब उन्हें नए रीजन्स में भेजा जाता था तो उनके अलाउंसेस भी कम कर दिए जाते थे। इससे उन्हें लगता था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। तीसरा कारण था प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज की कमी। आर्मी के हायर रैंक्स सिर्फ यूरोपियंस के लिए रिजर्व थे। इंडियन सोल्जर्स एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जा सकते थे।
इससे उनमें असंतोष और निराशा बढ़ गई। चौथा कारण था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इस एक्ट के तहत सिपाहीज को ज़रूरत पड़ने पर ओवरसीज सर्विस करनी पड़ सकती थी। समुंदर पार जाना कई हिंदू सिपाहीज के रिलीजियस बिलीव्स के खिलाफ माना जाता था, इसलिए उनमें डर और विरोध दोनों पैदा हुआ। अब बात करते हैं रिवोल्ट के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की। ये रिवोल्ट मेनली नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक सीमित रहा। इसके बड़े सेंटर्स थे मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर। लेकिन ये रिवोल्ट कुछ रीजन्स में ज़्यादा फैल नहीं पाया, जैसे साउथ इंडिया, पंजाब और ईस्टर्न इंडिया के कई हिस्से। अब समझते हैं सिविलियन रिस्पॉन्स। कई सामाजिक ग्रुप्स रिवोल्ट में शामिल हो गए। पेजेंट्स जुड़े क्योंकि उन पर हाई टैक्सेस और लैंड लॉस का प्रेशर था। जमींदार्स और ताल्लुकदार्स जुड़े क्योंकि उनकी एस्टेट्स छीन ली गई थी। आर्टिजन्स जुड़े क्योंकि उनका काम खत्म हो गया था। सिविलियंस ने कई जगह ब्रिटिश ऑफिशियल्स पर हमले किए, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जलाए और रेबल लीडर्स का साथ दिया। अब देखते हैं मॉडर्न और एजुकेटेड इंडियंस का रिस्पॉन्स। ज़्यादातर मॉडर्न और एजुकेटेड इंडियंस ने रिवोल्ट का सपोर्ट नहीं किया। उन्हें लगता था कि ये रिवोल्ट वायलेंट और बैकवर्ड लुकिंग है। वो मानते थे कि ब्रिटिश रूल से मॉडर्न एजुकेशन, लॉ और सोशल रिफॉर्म्स आएंगे, इसलिए वो आर्म्ड रेबेलियन के बजाय ग्रेजुअल रिफॉर्म्स की उम्मीद रखते थे। तो इस तरह सिपाहीज की नाराज़गी, सिविलियंस का सपोर्ट और अलग-अलग ग्रुप्स का रिस्पॉन्स मिलकर 1857 के रिवोल्ट को एक बड़ा मूवमेंट बना देता है। अब हम समझेंगे बहादुर शाह जफर का रोल और अलग-अलग जगहों पर रिवोल्ट को किसने लीड किया और किस ब्रिटिश ऑफिसर ने उसे सप्रेस किया। सबसे पहले बहादुर शाह जफर II का रोल। बहादुर शाह जफर II मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह थे। वो दिल्ली में रहते थे, लेकिन उनके पास कोई रियल पॉलिटिकल या मिलिट्री पावर नहीं थी। जब रिवोल्ट मेरठ से शुरू हुआ तो रेबल सिपाहीज दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने बहादुर शाह जफर II को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद वो रिवोल्ट के सिंबॉलिक लीडर बन गए। उनके नाम पर प्रोक्लेमेशंस जारी किए गए और अलग-अलग ग्रुप्स को ब्रिटिश के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश की गई। हालांकि उनके पास कोई रियल मिलिट्री कंट्रोल नहीं था, लेकिन उनकी प्रेजेंस ने रिवोल्ट को लेजिटिमेसी और एकता दी। जब ब्रिटिश ने दिल्ली वापस जीत ली तो बहादुर शाह जफर II को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर ट्रायल चला और फिर उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अब देखते हैं अलग-अलग जगहों पर रिवोल्ट के लीडर्स और ब्रिटिश ऑफिसर्स। कानपुर में रिवोल्ट को नाना साहिब ने लीड किया और इसे जनरल हैवेलॉक ने सप्रेस किया। लखनऊ में रिवोल्ट को बेगम हजरत महल ने लीड किया और इसे सर कॉलिन कैंपबेल ने सप्रेस किया। बरेली में रिवोल्ट को खान बहादुर खान ने लीड किया और इसे भी सर कॉलिन कैंपबेल ने सप्रेस किया। बिहार के आरा रीजन में रिवोल्ट को कुंवर सिंह ने लीड किया और इसे विलियम टेलर ने सप्रेस किया। फैजाबाद में रिवोल्ट को मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लीड किया और इसे सर कॉलिन कैंपबेल ने सप्रेस किया। झांसी में रिवोल्ट को रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया और इसे सर ह्यू रोज ने सप्रेस किया। इस तरह अलग-अलग रीजन्स में अलग लीडर्स ने रिवोल्ट को लीड किया, लेकिन धीरे-धीरे ब्रिटिश फोर्सेस ने सब जगह इसे दबा दिया। अब हम समझेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों फेल हुआ, उसका सबसे लास्टिंग कंट्रीब्यूशन क्या था और रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने क्या चेंजेस किए। सबसे पहले रिवोल्ट के फेलियर के कॉजेज। एक बड़ा रीजन था यूनिटी और कोऑर्डिनेशन की कमी। अलग-अलग लीडर्स अपने-अपने रीजन्स में लड़ रहे थे। कोई सेंट्रल कमांड या कॉमन प्लानिंग नहीं थी। इस वजह से मूवमेंट स्ट्रॉन्ग नेशनल लेवल पर डेवलप नहीं हो पाया। दूसरा रीजन था लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्प्रेड। रिवोल्ट मेनली नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक सीमित रहा। पंजाब, साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के कई हिस्सों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। इससे ब्रिटिश को रिवोल्ट को कंट्रोल करना आसान हो गया। तीसरा रीजन था मॉडर्न वेपन्स और रिसोर्सेज की कमी। रेबल्स के पास पुराने हथियार थे, जबकि ब्रिटिश के पास एडवांस्ड वेपन्स, ट्रेन्ड आर्मी और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट था। एक और प्रॉब्लम थी लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस। रेबल लीडर्स बहादुर थे, लेकिन मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल प्लानिंग की कमी थी। साथ ही कुछ इंडियन रूलर्स और ग्रुप्स ने ब्रिटिश का साथ दिया। कुछ प्रिंसली स्टेट्स लॉयल रहे और सिख और गुरखा सोल्जर्स ने भी ब्रिटिश की तरफ से लड़ाई की। इससे रिवोल्ट और वीक हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट, मॉडर्न और एजुकेटेड इंडियंस ने रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया।
उन्हें लगता था कि वायलेंट रिबेलियन के बजाय ग्रेजुअल रिफॉर्म्स बेटर ऑप्शन है। अब बात करते हैं रिवोल्ट की मोस्ट एंड्योरिंग कंट्रीब्यूशन की। इस रिवोल्ट का सबसे बड़ा और लास्टिंग कंट्रीब्यूशन था नेशनल कॉन्शियसनेस का राइज। पहली बार इंडियन सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस, सोल्जर्स, पेजेंट्स, जमींदार्स और रूलर्स एक कॉमन एनिमी के खिलाफ खड़े हुए। चाहे रिवोल्ट फेल हो गया, लेकिन इसने एक यूनिटी और रेजिस्टेंस की फीलिंग पैदा की। इसी वजह से इसे बाद में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया। अब देखते हैं रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने क्या चेंजेस किए। सबसे पहला चेंज था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया। इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सीधा ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में चला गया। फिर एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पोस्ट क्रिएट हुआ और गवर्नर जनरल को वाइसरॉय का टाइटल दिया गया, जो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था। आर्मी में भी बड़े चेंजेस किए गए। यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या बढ़ाई गई, इंडियन सोल्जर्स का प्रोपोर्शन कम किया गया, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज बदली गई और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को और स्ट्रांग बनाया गया ताकि फ्यूचर में ऐसा रिवोल्ट दोबारा ना हो। इस तरह रिवोल्ट ऑफ 1857 चाहे मिलिट्री टर्म्स में फेल हुआ, लेकिन उसने इंडियन नेशनलिज्म की फाउंडेशन जरूर रख दी। हमने 1857 समझ लिया है। अब 19th-20th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को एक सिंपल स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे, ताकि आपको सब एक फ्लो में याद रहे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स की। 1830 में ब्रह्मो समाज की शुरुआत राजा राम मोहन रॉय ने की। इसका मेन आइडिया था एक ही ईश्वर पर विश्वास, आइडल वर्शिप का विरोध और उपनिषदों पर जोर। इसी समय राधाकांत देव ने धर्म सभा बनाई, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोच को सपोर्ट करती थी और ट्रेडिशनल सिस्टम को बनाए रखना चाहती थी। 1840 के आसपास महाराष्ट्र में परमहंस मंडली बनी। इसका फोकस था एक ईश्वर, कास्ट सिस्टम का खात्मा और वुमेन एम्पावरमेंट। 1860 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनी, जिसका एम था विधवाओं की शादी को प्रमोट करना। 1863 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज बनी। इसका गोल था सोशल रिफॉर्म, लेकिन बिना ऑर्थोडॉक्स हिंदू से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के। इस मूवमेंट को बाद में एम.जी. रानाडे ने पॉपुलर बनाया। 1864 में मद्रास में वेद समाज बनी, जो ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड थी। इसने कास्ट खत्म करने, विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज बनाई। ये पहली मूवमेंट थी जिसमें लोअर कास्ट्स की लीडरशिप थी। इसका मेन एम था कास्ट सिस्टम का विरोध और सोशल इक्वालिटी। 1885 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की शुरुआत की। उनका स्लोगन था बैक टू द वेदास। उन्होंने आइडल वर्शिप का विरोध किया, विडो रीमैरिज और इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट किया और शुद्धि मूवमेंट चलाया। 1885 में एम.जी. मलाबारी ने सेवा सदन बनाया, जो मार्जिनलाइज्ड वुमेन के लिए काम करता था। 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज बनाया, जिसमें गुड कॉन्डक्ट और मॉरल लाइफ पर जोर दिया गया। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मैसेज था सब धर्मों का सम्मान और मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। 1887 में ही इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस बनी, जिसे आईएनसी का सोशल रिफॉर्म विंग कहा जाता है। इसने इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट किया और चाइल्ड मैरिज का विरोध किया। 1902 में भारत धर्म महामंडल बना, जो एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई। ये एक नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसका एम नेशन बिल्डिंग के लिए ट्रेन्ड वर्कर्स तैयार करना था। अब आते हैं लोअर कास्ट मूवमेंट्स पर। 1888 में नारायण गुरु ने अरवीपुरम मूवमेंट शुरू किया, जहां उन्होंने लोअर कास्ट होते हुए भी शिव मूर्ति स्थापित की। 1902 में उन्होंने एसएनडीपी मूवमेंट शुरू किया, जिसका एम था केरला के एझावा कम्युनिटी को एजुकेशन और जॉब्स की तरफ लाना। 1916 में मद्रास में जस्टिस मूवमेंट शुरू हुआ, जिसका एम था नॉन ब्राह्मण्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स सिक्योर करना। 1920s में ई.वी. रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया। इसका फोकस था ब्राह्मणिका डोमिनेंस का विरोध और सोशल इक्वालिटी। 1924 में वाइकॉम टेम्पल एंट्री मूवमेंट हुआ, जिसमें लोअर कास्ट्स ने मंदिर एंट्री के लिए संघर्ष किया।
1936 में त्रावणकोर के महाराजा ने टेम्पल एंट्री अलाउ कर दी। अब बात करते हैं मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स की। 1840s ने वहाबी मूवमेंट चला, जो एक ऑर्थोडॉक्स रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। इसी पीरियड में फराइजी मूवमेंट भी चला, जिसका एम था इस्लाम को प्योर फॉर्म में वापस लाना। 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया मूवमेंट शुरू किया। ये एक यूनिवर्सलिस्ट मूवमेंट था जो ऑर्थोडॉक्स सोच के खिलाफ था। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया। इसका मेन एम था मुस्लिम्स में मॉडर्न एजुकेशन फैलाना, लेकिन इस्लामिक आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए। 1866 में देवबंद स्कूल की स्थापना हुई, जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक एजुकेशन का सेंटर बना। अब छोटे छोटे कम्युनिटी बेस्ड मूवमेंट्स। 1851 में पारसीज ने रहनुमाई माजदा यसनन सभा बनाई, जिसका एम था पारसी रिलीजन को प्योर फॉर्म में रिस्टोर करना। 1873 में सिखों के बीच सिंह सभा मूवमेंट शुरू हुआ, जिसका एम था सिख एजुकेशन और आइडेंटिटी को मजबूत करना। अकाली मूवमेंट ने बाद में गुरुद्वारों को महंत्स के कंट्रोल से आजाद कराया और SGPC की स्थापना हुई। आखिरी मूवमेंट है द थियोसॉफिकल मूवमेंट। 1875 में अमेरिका में शुरू हुई और 1882 में अडयार मद्रास में आई। इस मूवमेंट ने वेदांत और उपनिषद फिलॉसफी को प्रमोट किया और हिंदू रेनेसांस को सपोर्ट किया। तो शॉर्ट में समझें, इन सब मूवमेंट्स का कॉमन गोल था सोसाइटी को रिफॉर्म करना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम करना, विमेन की कंडीशन सुधारना और रिलीजन को नए समय के हिसाब से इंटरप्रेट करना। ये मूवमेंट्स आगे चलकर इंडियन नेशनलिज्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग सोशल बेस क्रिएट करते हैं। आज हम 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस को एक सिंपल और लॉजिकल फ्लो में समझेंगे। सबसे पहले एक स्टेटमेंट समझते हैं। इंडिया का सोशियो कल्चरल रीजेनरेशन कॉलोनियल रूल की वजह से ओकेजन हुआ, लेकिन क्रिएट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? ब्रिटिश रूल ने एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट किया। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन, प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर्स और मॉडर्न आइडियाज इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। इन आइडियाज में लिबर्टी, इक्वालिटी, रैशनल थिंकिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स शामिल थे। इन सब से एक नया एजुकेटेड मिडिल क्लास डेवलप हुआ, जो अपनी सोसाइटी की बुराइयों पर सवाल उठाने लगा। लेकिन रिफॉर्म मूवमेंट ब्रिटिश ने क्रिएट नहीं किया। ये मूवमेंट्स इंडियंस ने खुद शुरू किए। उन्होंने अपनी स्क्रिप्चर्स जैसे वेदास और उपनिषद से इंस्पिरेशन ली और सोसाइटी को अंदर से रिफॉर्म करने की कोशिश की। इसलिए कॉलोनियल रूल एक ट्रिगर था, लेकिन रिफॉर्म मूवमेंट एक इंडियन रिस्पॉन्स था। अब बात करते हैं कॉमन फीचर्स की, जो लगभग सब रिफॉर्म मूवमेंट्स में मिलते हैं। सबसे पहला फीचर था मिक्स्ड आइडियोलॉजिकल बेस। इन मूवमेंट्स पर वेस्टर्न आइडियाज का भी असर था और इंडियन फिलॉसफी का भी। दूसरा, इनका सोशल बेस मेनली एजुकेटेड मिडिल क्लास था, टीचर्स, लॉयर्स, ऑफिशियल्स और अर्बन एलीट्स। तीसरा, इन्होंने सोशल ईविल्स के खिलाफ आवाज उठाई, जैसे सती, चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी और विमेन की बुरी कंडीशन। चौथा, इन्होंने विमेन अपलिफ्टमेंट पर जोर दिया, विडो रीमैरिज, फीमेल एजुकेशन और मैरिज एज बढ़ाने की बात की। पांचवा, ये मूवमेंट सिर्फ रिलीजन तक सीमित नहीं थे। इन्होंने एजुकेशन, सोशल कस्टम्स, कास्ट सिस्टम और वुमेन्स राइट्स पर भी काम किया। और आखिरी फीचर था मॉडर्न मेथड्स का यूज। रिफॉर्मर्स ने न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, मीटिंग्स और एसोसिएशंस के थ्रू अपने आइडियाज फैलाए। अब कुछ डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस। सती को किसने अबॉलिश किया? 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को ऑफिशियली बंद किया। हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 किससे जुड़ा है? ये एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से एसोसिएटेड है, जिन्होंने विडो रीमैरिज के लिए स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाया। अब समझते हैं वुड्स डिस्पैच 1854। इसे इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी गई। 1. हर प्रोविंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाए। 2. एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल। 3. प्राइमरी लेवल पर वर्नैक्युलर लैंग्वेज यूज हो और हायर एजुकेशन में इंग्लिश। 4. टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए जाएं। 5. प्राइवेट स्कूल्स को ग्रांट एंड एड दिया जाए। और 6. यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की जाएं, जिससे 1857 में कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटीज बनी। अब आते हैं राजा राम मोहन रॉय पर। उन्हें मॉडर्न इंडिया का
फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी कहा जाता है। वो बंगाल के एक ग्रेट सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर थे। उन्होंने आइडल वर्शिप, कास्ट रिजिडिटी और सोशल ईवल्स का विरोध किया। उनका बिलीफ था एक ईश्वर में और रैशनल थिंकिंग में। 1828 में उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। इसका एम था मोनोथियज्म को प्रमोट करना और सोशल रिफॉर्म्स लाना। उन्होंने सती के खिलाफ कैंपेन चलाया, जिसके बाद 1829 में सती अबॉलिश हुई। वो वुमेन्स राइट्स, विडो रीमैरिज और फीमेल एजुकेशन के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया और न्यूज़पेपर्स के थ्रू रिफॉर्मिस्ट आइडियाज फैलाए। तो शॉर्ट में समझे, 19th सेंचुरी के रिफॉर्म मूवमेंट्स ने इंडियन सोसाइटी को अंदर से बदला। इन्होंने सोशल ईवल्स को चैलेंज किया, वुमेन अपलिफ्टमेंट पर फोकस किया और नेशनलिज्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग सोशल बेस तैयार किया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की सबसे पहले बात करते हैं तत्वबोधिनी सभा की। इस सभा के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, उपनिषदों और वेदांत के असली स्पिरिचुअल आइडियाज को स्प्रेड करना। दूसरा, ब्रह्मो समाज को रिवाइव करना और उसके रिफॉर्मिस्ट आइडियाज को लोगों तक पहुंचाना। इस मूवमेंट के मेन लीडर थे देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने ब्रह्मो मूवमेंट को एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल बेस दिया। अब आते हैं ब्रह्मो समाज की स्प्लिट्स पर। 1865 में पहला स्प्लिट हुआ। इसका मेन रीजन था आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। केशव चंद्र सेन वेस्टर्न आइडियाज और रेडिकल सोशल रिफॉर्म्स को अग्रेसिवली पुश करना चाहते थे। वहीं देवेंद्रनाथ टैगोर ज्यादा मॉडरेट और ट्रेडिशनल अप्रोच रखते थे। इसी वजह से ब्रह्मो समाज 2 पार्ट्स में बंट गया, आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। फिर 1878 में दूसरा स्प्लिट हुआ। इस बार रीजन था एक कॉन्ट्रोवर्शियल मैरिज। केशव चंद्र सेन ने अपनी माइनर बेटी की शादी कूच बिहार के प्रिंस से कर दी। ये उनके खुद के एंटी चाइल्ड मैरिज प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट था। इस हिपोक्रेसी से कई मेंबर्स नाराज हो गए और उन्होंने अलग होकर साधारण ब्रह्मो समाज बना लिया। अब समझते हैं प्रार्थना समाज को। प्रार्थना समाज बॉम्बे में बेस्ड एक सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। इसकी शुरुआत आत्माराम पांडुलम ने की और बाद में एमजी राणा डे ने इसे पॉपुलर बनाया। इसका मेन एम था सोशल रिफॉर्म्स, जैसे कास्ट सिस्टम को कमजोर करना, विडो रीमैरिज को प्रमोट करना और वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करना। ये ब्रह्मो समाज से थोड़ा अलग था। ब्रह्मो समाज ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस का ओपनली विरोध करता था, लेकिन प्रार्थना समाज ज्यादा मॉडरेट था और ऑर्थोडॉक्स हिंदू से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता था। अब बात करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट की। ये मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजियो की लीडरशिप में कैलकाटा में चला। इस मूवमेंट के स्टूडेंट्स को डेरोजियंस भी कहा जाता था। इस मूवमेंट की कुछ की फीचर्स थे। ये रैशनलिज्म और फ्री थिंकिंग पर बिलीव करता था, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और सोशल ईवल्स का विरोध करता था, वुमेन्स राइट्स, एजुकेशन और सोशल इक्वालिटी को सपोर्ट करता था। इस पर वेस्टर्न लिबरल आइडियाज का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। लेकिन ये मूवमेंट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके फेल होने के कुछ मेन रीजंस थे। इसका सोशल बेस बहुत लिमिटेड था, सिर्फ कुछ एजुकेटेड स्टूडेंट्स तक। इसके आइडियाज समय से काफी आगे और ज्यादा रेडिकल थे। इसमें स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन और मास सपोर्ट की कमी थी और डेरोजियो की अर्ली डेथ के बाद मूवमेंट धीरे धीरे खत्म हो गया। अब बात करते हैं 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट्स के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स की। पॉजिटिव इफेक्ट्स ये थे कि सोशल ईवल्स जैसे सती, चाइल्ड मैरिज और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ी, वुमेन एजुकेशन और विडो रीमैरिज को सपोर्ट मिला, सोसाइटी में रैशनल थिंकिंग और मॉडर्न आइडियाज का स्प्रेड हुआ और सबसे इम्पॉर्टेंट, नेशनल कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे। बहुत से मूवमेंट सिर्फ एजुकेटेड अर्बन मिडिल क्लास तक सीमित रहे, पेजेंट्स और वर्कर्स के इश्यूज पर कम ध्यान दिया गया और कई मूवमेंट्स ने अपनी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी पर ज्यादा जोर दिया। इसी से एक हार्मफुल इफेक्ट भी निकला। डिफरेंट रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ने अपने रिलीजन की अलग पहचान पर ज्यादा एम्फेसिस दिया। इससे धीरे धीरे कम्युनल कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी। ये आगे चलकर इंडियन पॉलिटिक्स में रिलीजियस डिविजन्स का एक बड़ा रीजन बना। तो शॉर्ट में समझे, 19th सेंचुरी के रिफॉर्म मूवमेंट्स ने इंडियन सोसाइटी को मॉडर्न और रिफॉर्म ओरिएंटेड बनाया, लेकिन साथ ही कुछ नई समस्याओं को भी जन्म दिया। बात करेंगे 19वीं सदी के उन महान समाज सुधारकों की जिन्होंने भारत के समाज को बदलने की हिम्मत दिखाई। सबसे पहले आते हैं राजा राम मोहन रॉय।
उन्हें इंडियन रेनेसांस का पायनियर कहा जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्मो सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसकी वजह से 1829 में सती प्रथा पर कानूनी रोक लग गई। वो मॉडर्न एजुकेशन, साइंस और रैशनल थिंकिंग के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। उनके बाद आते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। उनका एम था वेदांत और उपनिषदों के असली स्पिरिचुअल आइडियाज को फैलाना। उन्होंने ब्रह्मो समाज को एक स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल बेस दिया। अब बात करते हैं केशव चंद्र सेन की। वो ब्रह्मो समाज के एक एनर्जेटिक लीडर थे। उन्होंने विमेन एजुकेशन, इंटरकास्ट मैरिज और सोशल रिफॉर्म्स को अग्रेसिवली सपोर्ट किया। उनके रैडिकल आइडियाज की वजह से ब्रह्मो समाज में स्प्लिट भी हो गया। अगला नाम है महादेव गोविंद रानाडे का। वो प्रार्थना समाज के मेन लीडर्स में से एक थे। उन्होंने विडो रीमैरिज, विमेन एजुकेशन और सोशल इक्वालिटी को प्रमोट किया। वो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस से भी जुड़े हुए थे। ज्योतिबा फूले एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उनका एम था कास्ट सिस्टम का विरोध और लोअर कास्ट्स को न्याय दिलाना। उन्होंने लड़कियों के लिए पहली स्कूल भी शुरू की। गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी भी कहा जाता है, उन्होंने सामाजिक अंधविश्वास और कास्ट सिस्टम का विरोध किया। उन्होंने अपने राइटिंग्स के थ्रू सोशल रिफॉर्म्स का मैसेज फैलाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज के लिए संघर्ष किया। उनकी कोशिशों से 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। उन्होंने विमेन एजुकेशन को भी स्ट्रांगली सपोर्ट किया। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उनका स्लोगन था बैक टू द वेदास। उन्होंने आइडल वर्शिप का विरोध किया और सोशल रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया। रामकृष्ण परमहंसा एक ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उनके शिष्य नरेंद्रनाथ दत्ता, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उनका मैसेज था मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। गोपाल कृष्ण गोखले एक मॉडरेट नेशनलिस्ट और सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। उनका एम था ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स के थ्रू नेशन बिल्डिंग करना। श्री नारायण गुरु ने केरला में लोअर कास्ट्स के अपलिफ्ट के लिए काम किया। उन्होंने SNDP मूवमेंट चलाया और सोशल इक्वालिटी का संदेश दिया। EV रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार भी कहा जाता है, उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया। उनका एम था ब्राह्मणिकल डोमिनेंस का विरोध और सोशल इक्वालिटी। M मालाबारी ने विमेन राइट्स के लिए काम किया। उन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ और विडो रीमैरिज के सपोर्ट में कैंपेन्स चलाए। रघुनाथ राव एक सोशल रिफॉर्मर थे, जो विडो रीमैरिज और विमेन एजुकेशन के सपोर्टर थे और प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। सैयद अहमद राय बरेलवी ने वहाबी मूवमेंट चलाया, जिसका एम था इस्लाम को उसके ओरिजिनल प्योर फॉर्म में लाना। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया। उनका मेन एम था मुस्लिम्स में मॉडर्न एजुकेशन का प्रसार करना। उन्होंने अलीगढ़ में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। दुदू मियां फराइजी मूवमेंट के लीडर थे। उन्होंने बंगाल के पेजेंट्स को जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ ऑर्गेनाइज किया। इन सब रिफॉर्मर्स का एक ही कॉमन एम था, समाज को अंधविश्वास, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल ईविल से आज़ाद करना और भारत को एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाना। यही मूवमेंट्स आगे चलकर इंडियन नेशनलिज्म की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने।